नमस्कार। बंगाल का संदेश लेकर हाजिर है, मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ। तो पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है अब बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर आ गई है। दूसरे दौर का मतदान होने से पहले क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन जो पहले दौर का मतदान हुआ उसने ऐतिहासिक जो वोटिंग हुई उसने सबको चौंका दिया और कहीं ना कहीं एक सस्पेंस भी सबके मन में आ गया कि ये जो 92% के करीब वोटिंग हुई है आखिर ये किसके पक्ष में जा रही है, ये किसको सत्ता में बिठाने जा रही है। तो सब सवालों के जवाब तो मिलेंगे, लेकिन अगर हम दूसरे चरण की अब यहाँ पर बात करें तो एक तरह से हमने देखा कि बंगाल की लड़ाई उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल में बदलती हुई नजर आई। उत्तर बंगाल की अगर बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर नागरिकता का मुद्दा, सीमा सुरक्षा का मुद्दा, अपनी पहचान का मुद्दा, इस तरह के मुद्दे हावी रहे। घुसपैठ के मुद्दे हावी रहे, जो चुनावी जब प्रचार हुआ उसमें भी नेताओं की जुबान में नजर आया। दक्षिण बंगाल की बात करें तो अर्बन वोटर्स जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आए। यहाँ पर बंगाल की संस्कृति की बात हुई, अस्मिता की बात हुई, योजनाओं की बात हुई कि किस तरह से ममता बनर्जी और बीजेपी लोगों तक पहुंच पा रहे हैं अपनी योजनाओं के जरिए, अपने वादों के जरिए। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे कि ये दो अलग अलग ध्रुवों में जो पश्चिम बंगाल की लड़ाई नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह अजीत झा सर हैं जो बिहार और बंगाल के एक्सपर्ट हैं और बंगाल होकर भी अजीत झा सर आए हुए हैं। हमारे साथ कुमार कुणाल हैं, हमारे सहयोगी हैं और बंगाल पर काफ़ी बारीक नज़र ये रखते हैं। हमारे साथ श्रेया सिन्हा है जो खुद बंगाल की रहने वाली हैं और नज़दीक से देख रही है और एक युवा पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर देती है। अजीत सर, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगी। अब जब हम देख रहे हैं कि उत्तर बंगाल की जब लड़ाई हुई उसमें जिस तरह से मतदान हुआ, दूसरे दौर के लिए भी अब सब में उत्साह आ गया है, एक क्यूरियोसिटी आ गई है कि दूसरे दौर का मतदान क्या और भी कुछ रिकॉर्ड तोड़ देगा या क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो बिल्कुल अलग रहे दोनों मुद्दे। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है मतदान का, उसमें 93.16, ठीक है, तो मतलब और बढ़ गया है। भारत में ऐसा मतदान 1947 से के बाद आज तक कहीं नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद नहीं हुआ। आज़ादी के बाद नहीं। एक जमाने में केरला बंगाल में बहुत हाई होता था, बट ये तो रिकॉर्ड तोड़ कह सकते हैं मतदान। अब इसका एक तो सबसे बड़ा कारण है SIR, क्योंकि SIR में डिनोमिनेटर कट जाता है तो अपने आप जो है ना न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। एक तो वो कारण है, पर दूसरा कारण है कि 24 लाख लोग एक्स्ट्रा वोट दिए हैं जो 2021 में नहीं दिए थे। तो मतदान इस तरह का है। अब मज़ेदार सवाल ये है कि मतदान इतना हाई हो रहा है तो किस तरह के वोटर्स वोट देने जा रहे हैं। तो अभी मैं कहूँगा कि दोनों तरफ के वोटर्स वोट देने जा रहे हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं, पोल लैंग्वेज में, मोबिलाइजेशन इंडेक्स बहुत हाई है। सब अपने अपने सपोर्टर को पकड़ पकड़ के ले आए हैं वोट देने। कुछ लोगों का कहना है कि पैसे भी बांटे गए और कुछ लोगों का कहना है कि वो स्पॉन्टेनियस है, बट जम के मतदान हुआ है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा कि क्या उसी तरह का मतदान दक्षिण में भी हो पाएगा, पहला सवाल। दूसरी सवाल याद रखिएगा, और अमेरिका में जो बैठे लोग हैं उनके लिए ही है कि भाई इतना गर्मी, रिकॉर्ड गर्मी है, 45-46 डिग्री, इतना ह्यूमिडिटी, उसके बीच में ऐसा मतदान। तो इसका मतलब है कि बहुत हाई स्टेक चुनाव है। बीजेपी का जो कैंपेन है उसका जो मेन मुद्दा है वो बेसिकली मेरे अनुसार है घुसपैठी, इन्फिल्ट्रेटर। और उसका नॉर्थ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया क्योंकि वहाँ जो है ना, वो कुछ बिहार के आगे बढ़िएगा असम के तरफ, तो वो जो 17 किलोमीटर जिसको कहते हैं चिकन नेक एरिया, वहाँ और जो बॉर्डर इलाका है मुर्शिदाबाद, मालदा और भी नीचे आइएगा, तो वहाँ पर जो है बहुत लार्ज स्केल पॉपुलेशन है अक़लियत का, मटुआ का, राजवंशी का। तो उस इलाके में भाजपा को लगा कि यदि हम जम के घुसपैठी का इशू बनाएंगे तो हमारा वोटर जम के निकलेगा, एक तरह से पोलराइजेशन होगा, तो हमारा वोटर जम के निकलेगा। पर दक्षिण में हमने देखा घुसपैठी, तो प्रधानमंत्री अभी भी बनगांव में एक भाषण में उन्होंने कहा, बट जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो MLAs हैं भाजपा के, वो ज़्यादातर हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई रोड इतना ख़राब है कलकत्ते का और बस ट्रैम इतना ख़राब है, इसको जो है हम बदल देंगे। बंगाल को बदलना चाहिए था, वो बदला नहीं। हाँ, उनका कहना है कि 4 मई को हम तो जीतेंगे। तो भाजपा कह रही है कि 4 मई को हम नया बंगाल बनाएंगे,
एकदम टॉप नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उन्होंने एक मेजरमेंट दिया है कि कलकत्ता के जो ट्रांसपोर्ट का जो स्पीड है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ। जबकि मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि बेंगलोर का तो 13-14 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अजीत सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप तो बंगाल को जानते भी हैं और बंगाल की जो संस्कृति है, बंगाल की संस्कृति अपने आप में एक बड़ा अनूठा है। आप अगर जाएं बेंगलोर से, आप अगर कंपैरिजन नहीं कर सकते, दिल्ली से नहीं हम कर सकते, कोलकाता में अलग ही है मिजाज है जो वहाँ पर, जो हम कहते हैं कई बार की माच और मानुष और तमाम चीज़ें। और कल जब प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने माँ दुर्गा और माँ काली की तस्वीर भी लगाई। तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग का अपना कल्चरल एक तरीके से उससे जुड़ाव है, वो एक आइडेंटिटी को लेकर के चलते हैं और उसमें प्राइड लेते हैं। और उसी की वजह से जो थोड़ा बीजेपी को थोड़ी चिंता है वो इस बात की है कि क्या उस पर जो बहिर्गतों जो ममता कर रही हैं, क्या वो ज़्यादा साउथ बंगाल में जहाँ चुनाव होने जा रहा है, क्या वो वाला मुद्दा होगा। यहीं पर मुझे लगता है कि श्रेया को भी आना चाहिए। श्रेया, चूँकि आप बंगाल में रही हैं, कलकत्ता में रह चुकी हैं, तो क्या लगता है कि कोलकाता और नॉर्थ बंगाल में जहाँ चुनाव हुआ उसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? देखिए, कोलकाता अर्बन है, प्रिविलेज्ड है बहुत। कोलकाता के लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड है। बाहरी दिल्ली में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, इनसे ज़्यादा एक्सपोजर है। कोलकाता में बाहर से बहुत लोग आते हैं काम करने के लिए, बिहार से आपका लोग आते हैं, यूपी के, तो मिलना बहुत ज़्यादा होता है, तो एक वो एक्सपोजर उनको है। नॉर्थ बंगाल में ऑब्वियसली बहुत लोग बाहर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे अजीत जी ने अभी बोला कि जो घुसपैठ वाला मुद्दा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे आप देखिए राजवंशी मतुआ कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा है दैट इज वहाँ पे ये एक इशू है। तो जिस इशू को लेके बीजेपी लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा बहुमत से वहाँ पे वोट शेयर जीता है, लेकिन इस बार का जो मतदान है नंबर 1, उस पर थोड़ा बात करना चाहती हूँ। रिकॉर्ड टर्नआउट बोल रहे, एक तो है कि डिनोमिनेटर आपका गिर गया। 100 में से पहले 100 लोग था, 90% दिया तो 90% होता है। अभी अगर 90 है उसमें 80 लोगों ने वोट दिया तो बढ़ जाता है। सेकेंडली अभी तो आपका नॉर्थ हो गया। नॉर्थ में एक्सपेक्टेशन यही है कि बीजेपी अच्छा करेगी, प्लस लोगों के दिमाग में एक डर भी है कि अगर इस बार मैंने वोट नहीं किया, हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में फिर भी मेरा नाम ना रहे। अगर मैंने वोट नहीं किया, शायद मेरे फैमिली। इसमें ये है कि एक जो काउंटर पोलराइजेशन है एसआईआर में, वही क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसआईआर को लेकर के डर कितना है, क्या डर है। मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रही हूँ, तो जो लोग वोट उतना नहीं करते थे वो लोग भी इस बार जा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं टीएमसी को सपोर्ट करने के लिए, बीजेपी का सपोर्ट, नो, उनका कहीं ना कहीं ये तो है कि एसआईआर नहीं होता तो डर नहीं होता, तो शायद जाके इतना दिल्ली से जाके कोलकाता वोट। लेकिन श्रेया, अर्बन वोटर्स में तो उस तरह का डर नहीं है एसआईआर को लेकर? बिल्कुल है क्योंकि अर्बन वोटर्स जो है वही आपका बाहर ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो मुझे दिल्ली से कोलकाता जाना होगा ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में मेरा वोट ना कट जाए। वैसे श्रेया, आपका वोट है कहाँ पे? मेरा वोट कोलकाता में है। आप यहाँ पे कैसे दिखाई मुझे ये तो है, ये बात मैं आपको मेरा नाम है। आपका जब वोट है तब तो एक तो हमें यही वोटर दिखाई पड़ रहा है जो कि कल कोलकाता में वोट नहीं करने जा रहा है, तो ये तो बड़ा अजीब सा है। आप ये पूछे कि किसको नुकसान होने जा रहा है, ममता बनर्जी को या बीजेपी को? आपके नहीं होने, मुझे बस ना नुकसान हो नेक्स्ट इलेक्शन में। लेकिन एक चीज और बताइए यहाँ पर, पॉइंट रेज किया, उस पर डिबेट को शिफ्ट करते हैं। कुणाल ने कहा कि काउंटर पोलराइजेशन जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता ने एसआईआर को टर्न अराउंड कर दिया, वो जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसके बाद उसने कहा कि भाई ये जो एसआईआर है वो अटैक है बंगाल पे बहिरागत लोगों का, ठीक है ना। तो उस कारण मेरा 2 कंक्लूजन इसमें है। एक, मुसलमान वैसे भी मतदान उनका ज़्यादा होता है, हमेशा अक़लियत का मतदान ज़्यादा रहा है। अभी भी देखिएगा तो एवरेज है 93%, पर मुर्शिदाबाद में खासकर 4 कंस्टिट्यूएंसी में 95 के ऊपर मतदान हुआ है। तो मुस्लिम कंसोलिडेशन इस बार एक मुश्त टीएमसी की तरफ जाएगा। जो पहले होता था ना कि थोड़ा सा टूट के कांग्रेस, थोड़ा सा टूट के सीपीआईएम और इधर आईएसएफ और
ऊपर से हुमायूं कबीर, मुझे लग रहा है कि इस बार जम के ममता के लिए होगा। बट सवाल ये उठता है कि हिंदू कंसोलिडेशन क्या होगा और क्या वो एक मुश्त के डायरेक्शन में जाएगा। सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आप ही से है कि अगर हम 93.18% मतदान की बात कर रहे हैं, यानी कि हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, ये नंबर सिर्फ मुस्लिमों से, अल्पसंख्यकों से नहीं आए होंगे, तो ऐसे में मुस्लिम वोट किस तरफ गया है, वही सबसे बड़ा सस्पेंस है इस वक्त। नहीं, सबसे बड़ा सस्पेंस मेरे अनुसार है हाँ। कि हिंदू वोट हाँ। कितना कंसोलिडेट करेगा बीजेपी के फेवर में। देखिए, बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। 100 में आप यदि 30 वोट हटा दीजिए तो 70 बचता है। ठीक है। उस 70 में जो हिंदू वोट कहा जाएगा, सिंपल, बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बीजेपी को जीतने के लिए हाँ। 65 से 70% उसका वोट चाहिए। ठीक है। कुणाल, एक सवाल आपसे भी कि जितने भी हमारे सहयोगी सब जमीन पर हैं, सबने ये कहा है कि अब तक का सबसे पोलराइज्ड चुनाव है ये, आप भी महसूस कर रहे हैं? देखिए, पोलराइजेशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पोलराइजेशन है, पूरी तरीके से ताकत है। दोनों पार्टियों ने बहुत स्ट्रेटेजिक चुनाव है। इससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक चुनाव मुझे नहीं नजर आता है कि जहां पर स्ट्रेटेजी के साथ लड़ा गया हो। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर सिक्किम भी चले जाते हैं, आज सिक्किम भी चले जाते हैं, तो वहां भी फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल क्यों खेलते हैं कि फुटबॉल जो जुड़ा हुआ है वो सिक्किम से कम जुड़ा हुआ है, बंगाल से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और बंगाल में मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, इस तरीके के जो कोलकाता में क्लब्स हैं, क्लब फुटबॉल हम बचपन से जो फॉलो करते आए हैं वो कोलकाता के क्लब्स फॉलो करते आए हैं। तो एक जो हर आदमी इमोशन से, हर आदमी आइडेंटिटी से खेल रहा है। लेकिन बीजेपी तो इसी चीज के लिए जानी जाती है, बीजेपी की, प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की, तो ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो पोस्चरिंग इस तरह से करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर और बात मैं कर रहा हूँ, जो बात हुआ पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन की, और कि हर कोई अपने वोटर को मोबिलाइज कर रहा है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जहां बीजेपी कांग्रेस से चुनाव लड़ती है, कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और उसके टक्कर में यहाँ पर टीएमसी है जो कि एक कैडर बेस्ड पार्टी और है। उसका कैडर तो दो कैडर बेस्ड काफी मजबूत है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में पूरे हिंदुस्तान क्या अगर आप तस्वीर देखें तो वहां बीजेपी का कैडर है मजबूत। लेकिन अगर आप बंगाल में जैसे ही घुसते हैं वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती अगर आप कहें तो बीजेपी को टक्कर नहीं, उससे कहीं 20 अगर दिखाई देती है तो वो टीएमसी दिखाई देती है। इसीलिए ये सारी ऐड करेंगी श्रेया। हाँ, ये बोलना फिर मैं सवाल पूछने दो, तब तुम जवाब देना। टू एक्सटेंड द डिबेट, ये जो हम लोग बात की है ना कि हिंदू वोट का 65 से 70% भाजपा को चाहिए जीतने के लिए, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, राइडर इसमें क्या है कि 50% हिंदू वोटर जो है औरत है ना, 70 में से 35% औरत, 35% आदमी। क्या हिंदू महिला वोट जम के ममता को छोड़ के बीजेपी की तरफ जाएगा? तो एक चीज मैं बोलती हूँ, प्रधानमंत्री ने इस बार झालमुड़ी खाया, झालमुड़ी हमने काफी कवर किया, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम झालमुड़ी चखा भी होगा। लेकिन बंगाल के जो पॉलिटिक्स है अभी इस दौरान, साउथ बंगाल का जो अभी मतदान होने वाली है उसमें द पॉलिटिक्स इज वेरी झालमुड़ी। वहाँ पे इट्स अ मिक्स, बहुत सारा मिक्स है झालमुड़ी की तरह ही। तो यहाँ पे हिंदू कंसोलिडेशन अब वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मेजर चंक जो अजित जी ने बोला विमेन वोटर्स का, विमेन लास्ट टाइम ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर लास्ट टाइम 50% वोट ममता को ही गया था विमेन वोटर्स का, तो वो अभी भी मुझे लगता है जाएगा। एक तो 50% ओवरऑल, मतलब ओवरऑल दिस इज व्हाट आई पिछले बार की बात हो रही है। हाँ, इस बार की बात नहीं कर रही हूँ, बट वैसा ही रहा था 50% हाईएस्ट, राइट, ऐसा ही कुछ था। हाँ, तो वो एक था, वो मुझे लगता है कि अभी भी ममता को जाएगा। अर्बन सेक्टर्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज आरजीकर संदेश खाली का डिबेट आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको भी याद रखिएगा, दुर्गापुर में भी रेप हुआ था, मेडिकल कॉलेज में ही रेप, तो मतलब एग्जैक्टली। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मुझे नहीं पता और शायद ये बोलने से लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन जब कोई रेप होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था निर्भया का जब रेप हुआ था, एक बहुत मतलब द गवर्नमेंट फेल, इतना ज़्यादा हुआ था। बट आप अगर संदेश खाली देखो, आरजी कौर देखो, अगर इलेक्शन नहीं होता मुझे नहीं पता कितना देर तक बात चलती भी आरजी कौर के बारे में। लोग महिलाएं तो आप क्या कह रही है, ये मुद्दा ममता बनर्जी को भारी पड़ सकते हैं ये मुद्दे?
भारी पड़ सकता है, लेकिन कितना भारी तो पड़ा ही था, भारी पड़ा था। इसीलिए ममता बनर्जी को डॉक्टर्स के साथ बात करना पड़ा, एक्शन लेने पड़ा, सीबीआई वहां पे आया और सीबीआई ने अपना डिसीजन लिया। लेकिन नहीं, मैं बोल देती हूँ, हाँ, विमेन वोटर क्वेश्चन है कि कलकत्ता के जो सीट्स हैं जहां ममता स्वीप की पिछले बार, क्या वहां पे बीजेपी कुछ सीट्स जीत सकती है? दैट इज द क्वेश्चन। जीत सकती है, बिल्कुल जीत सकती है, क्योंकि उनका कैंपेनिंग भी वैसा ही रहा है, अग्रेसिव। उन्होंने दिखाया कि जॉब नहीं मिल रहा है आपको, उन्होंने दिखाया महिला सुरक्षित नहीं है, जो कि पास्ट इंस्टेंसेस में हमने देखा कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। लेकिन मेरा एक ही जगह है कि बंगाल के वोटर्स बहुत फेमस है एक चीज के लिए, वो स्टेटस को मेंटेन करना जानते हैं। आप देखिए, कांग्रेस इतना साल था, इमरजेंसी लगा उसको बुला के सीपीएम तक आने के लिए। इसी बात को अजीत सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं वही इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। इसमें एक चीज जो ऐड करना है वो ये है क्या कि महिला वोटर्स को आप देखिए कि बंगाल अगर हम कोलकाता को छोड़ दें, कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी इलाका है जो कि बहुत शहरीकृत है, तो मोस्टली ग्रामीण है, और सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके अगर हैं तो वो बंगाल उनमें से एक राज्य है। अब वहां पर जो लक्ष्मी भंडार योजना है उसका इम्पैक्ट क्या है? दूसरा, एक जो बहुत श्रूडली, बहुत चालाकी से ममता बनर्जी ने एक अपना, खुद महिला तो हैं ही, उन्होंने जो एक घुमाया है वो एसआईआर के मुद्दे को घुमाया है। जो बात कह रही हैं कि रेप वाला इशू, सुरक्षा का इशू, या फिर नौकरी नहीं है इसका इशू, उसको उन्होंने एसआईआर पर घुमाया। अब वो कितना कामयाब हो पाती, कितना हो पाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एसआईआर वाला जो इशू है उसको घुमाने की कोशिश की है कि ताकि ये तमाम जो इशू है ना, जो उनके परफॉर्मेंस पर ना जाए चुनाव, इस चीज पर हो जाए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीत सर, यहाँ पर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो बात स्टेटस को वाली बात आई कि बंगाली जो है बंगालियत में प्राइड लेते हैं, आप समझ रहे हैं, हमारी संस्कृति जो है। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या वो चाहते भी हैं बहुत ज़्यादा बदलाव, जिस परिवर्तन को की वादे करके बात करके बीजेपी आई है वहाँ पर? एक होता है कि आप सत्ता में रहते हुए जब आप योजनाओं का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, उसका बेनिफिट हमेशा टीएमसी के पास है, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा है कि आप वादे कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर लाता है, लेकिन रणनीति बहुत अच्छी है। लेकिन क्या शहरी जो वोटर है वो बीजेपी उसमें सेंध लगा पाई है, आपको लगता है? सॉरी, मुझे लगता है कि जो मैं पहले देखा था 2021 में, जिस तरह से बंगाली वोटर्स स्पेशली बिल्कुल मानते थे बहिरागत बीजेपी को, उस जमाने में भी बाहरी, इस बार मुझे लगा कि परिवर्तन का जो नारा है ना वो पहुंच रहा है लोगों तक। बंगाली वोटर में भी जो यूथ है, एक 1.04 करोड़ वोटर जो है वो यंगस्टर है जिन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी को देखा है। उनमें एक ऊब आ गया है, वो चाहते हैं कुछ नया, क्योंकि उनको नौकरियों के लिए बेंगलोर जाना पड़ता है, मान लीजिए दिल्ली जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम आए। और बीजेपी क्या की है, डबल इंजन सरकार को इस तरह बेची है कि हम आएंगे तो बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे, और प्रोमिसेस खरा कर दी है। अब नेचुरली टीएमसी का कहना है कि अरे बाकी जगह कहाँ सोनार, बाकी जगह कौन सा सोनार यूपी और बाकी जगह बनाया है। हाँ। मैंने सुना है महुआ मोइत्रा को या सायोनी को जम के उस पर भाषण देते हुए। हाँ। बट लोगों को लगता है कि भाई नौकरी तो नहीं है। हाँ। मैंने सुना है कि बहुत कुछ लोगों को जानता भी हूँ जो जॉब्स के लिए असम चले गए। आश्चर्य की बात है, पहले आसामीज आते थे बंगाल पर जॉब करने के लिए, जॉब्स के लिए बिहार चले गए, जब बिहार में टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ। ये यदि सिचुएशन है तो कुछ वोटर तो जरूर अफेक्ट होगा। अब क्रिटिकली उतना होगा कि 65-70% हिंदू वोटर बीजेपी के पास गया कि नहीं। और जो कुणाल ने कहा कि ये जो सुंदरबन का इलाका है या जो साउथ 24 परगना है, ये इतना बैकवर्ड है कि वहां पर ये अर्बन इश्यूज मैटर नहीं करता है, तो वहां पर लक्ष्मी भंडार वगैरह ही मैटर करता है। अब बहुत क्विकली आप लोग आंसर करिएगा। श्रेया, आप ही के पास मैं आ रही हूँ, आप अपनी बात भी रखिएगा और ये बताइए कि क्या परिवर्तन चाहिए कलकत्ता के लोगों को, शहरी लोगों को, आसपास के लोगों को, या जो चल रहा है उसमें उन्हें ये भय है कि अगर ये आ गए तो ये हिंदू मुस्लिम कर देंगे या ये बढ़ावा दे देंगे, ऐसी चीजों को? ये डर थोड़ा सा है।
और जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हो, जब जो आप बोल रहे हो कि जो शहरी लोग हैं उनको चेंज नहीं चाहिए, एक्चुअली उनको ही चेंज चाहिए, क्योंकि उनके पास ये प्रिविलेज है, वो स्कीम्स पे ना डिपेंड करके वो बस चेंज चाहे कि ये नहीं चल रहा है, हमें बस चेंज चाहिए, ठीक है। तो वो है। और सेकेंडली ये बीजेपी को समझ में आ गया है। आप अगर कैंपेन देखोगे, कोलकाता के लिए श्रमिक भट्टाचार्य है जो कि भद्रलोक बंगाली को कैटर करता है, गाँव के आपका नॉर्थ के लिए आपका शुभेंदु अधिकारी है। तो बीजेपी को ये बिल्कुल समझ आ गया है कि एक डिवाइड है भद्रलोक और आपका नॉर्थ बंगाल के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। बट जहां तक बात रही परिवर्तन की, परिवर्तन चाहिए, बट वो बीजेपी से चाहिए या ममता बनर्जी से ही परिवर्तन चाहिए, वो देखना होगा। कुणाल, अब आप क्विकली आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, जो क्योंकि अब जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं वो बीजेपी का बहुत कमजोर हैंड रहा है, 142 में से मात्र 18 सीटें अगर मैं गलत नहीं हूं तो जीती थी 2021 में। तो ऐसे में इस बार आपको लग रहा है कि क्योंकि अगर यहाँ पर जीत गए तो होपफुली, अगर पुराना अपना वोट बैंक पकड़ के रखा और यहाँ पर जीत गए तो काफी हद तक बिल्कुल नेक टू नेक हो जाएगा मामला। देखिए, बीजेपी को जीतना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कम से कम 50 सीटें नहीं लेकर के आते हैं बीजेपी, तब तो सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। तब तक सत्ता में आना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए उसके बाद आपको स्ट्राइक रेट बहुत हाई रखना पड़ेगा फर्स्ट फेज में, जो कि जितना फीडबैक है तो हो सकता है क्या कि उसमें अच्छा बीजेपी ने बहुत किया है, लेकिन फिर भी उस तरीके का स्ट्राइक रेट हो ये बहुत मुमकिन नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि परिवर्तन किसकी चीज के लिए चाहिए। ममता बनर्जी को हटा करके कौन, क्या मोदी जी अपने नाम पर एक मोदी को एक बार मौका दो, हर रैली में उन्होंने मोदी को, तो क्या मोदी जितना वो पूरे देश में अपील रखते हैं, क्या बंगाल में भी उनके नाम को लेकर के लोग विधानसभा में भी वोट करेंगे? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी, जब भी मोदी लहर में भी चुनाव हुआ है, उसमें भी टीएमसी की सीट सबसे ज्यादा रही हैं। 2019 में जिस समय सबसे ज्यादा बीजेपी का प्रभाव दिखा था, उस समय भी बीजेपी से ऊपर चली गई थी टीएमसी। तो ममता बनर्जी इस चीज को है क्या कि अपना वो बचा करके रखती हैं, लेकिन इस बार उनमें थकान भी दिखी है, उनमें 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी उसको लेकर के लोगों में जो दबाव कह रहे थे अजीत सर की, वो भी दिखा है, वो भी है। और साथ ही साथ जो एक जगरनॉट है ना बीजेपी का, इलेक्शन मशीनरी, जिसमें अमित शाह रह गए 15 दिन, मोदी जी ने कर दी ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो, ये तमाम वो, नेता और सितंबर से जो वहां डेरा डाले नैरेटिव बदलने की कला है बीजेपी में, नैरेटिव बदलने की कोशिश की है, लेकिन क्या सिर्फ नैरेटिव बदल के सरकार बदल पाएंगे, ये सवाल है। बिल्कुल। फाइनल कमेंट आपसे क्विकली कि क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा दूसरा चरण और आखिरी चरण आते आते भारी हो गया? मैं कहूंगा कि बीजेपी, जो कुणाल ने कहा कि बीजेपी को जम के जीतना पड़ेगा दूसरे मतलब सेकंड फेज में, मतलब कल जो है उनको जम के जीतना पड़ेगा, नहीं तो सरकार नहीं बना पाएंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि 120-130 पहुंच जाएंगे, पर पहुंचना है करीब करीब 150, राइट, 148। तो वो पहुंचने के लिए याद रखिएगा, कलकत्ता में आज तक बीजेपी के इतिहास में एक सीट उन्होंने नहीं जीता है। तो लोकसभा का यदि देखिएगा, पिछले, हालांकि वो गलत कंपैरिजन होता है, पर लोकसभा 2024 में तो 2 जगह उन 2 असेंबली सीट्स में उनका नंबर थोड़ा ज्यादा था, पर जीते कभी नहीं है। तो पेनिट्रेट करना पड़ेगा कलकत्ता, और पूरा इलाका जो है करीब वहाँ 50-60 सीट है, और उससे भी ज्यादा वो जो इलाका है जो मैं कह रहा हूँ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, और जो सुंदरबन का इलाका है, जब तक वो नहीं, हावड़ा, हुगली, ये इलाका नहीं जीतेंगे, तब तक आगे तो बढ़ जाएंगे, 77 सीट से ज्यादा आ जाएगा, पर सरकार में आने के लिए इससे ज्यादा। एक कमेंट और, यदि जो श्रेया ने पॉइंट आउट किया, सारे मेल एक्टर्स को ले लेके बीजेपी जा रही है। औरत को आगे बढ़ाना चाहिए था ममता से भिड़ने के लिए। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं कि एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो वहां पर अगर आपको जाना है तो पहले महिलाओं के जरिए जाना शायद ज्यादा बेहतर होता है। आपने वो बात पहले भी कही है। और दूसरी बात यह है कि औरत का वोट काटना है ना, रणनीति औरत का ही वोट अलग तरह की हो सकती थी। बिल्कुल। तो जितनी पत्रकारों में आप माथापच्ची देख रहे हैं, आप हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में क्या कुछ चल रहा होगा। लेकिन बंगाल का संदेश में इतना ही, क्योंकि सबको इंतजार है कि दूसरे चरण में क्या बीजेपी टीएमसी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या नहीं, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।